आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम यूपी पीसीएस वन की करंट अफेयर्स मैगजीन प्रहार करंट अफेयर्स 2025 से करंट अफेयर्स का जो मई जून का है पोर्शन इसको देखेंगे। इसमें टॉप एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। ये यूपी पीसीएस प्री 2025 के साथ साथ जितने भी एग्जाम अदर होने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप हमारा तथागत एडुजोन से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जीएस प्लस करंट अफेयर्स का जो आपको यूपी पीसीएस प्री के लिए कंप्लीट पैकेज जो है वो रिवीजन प्लस करंट अफेयर्स का प्रहार मैगजीन और घटनासार जो है ये दोनों कवर कराए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। पराग्वे के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम सैंटियागो पेना पेलासियोस है। पराग्वे के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत की यात्रा की। तो ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। क्या है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पराग्वे गणराज्य के राष्ट्रपति श्री सैंटियागो पेना पेलासियोस का स्वागत किया। पराग्वे के राष्ट्रपति की यह पहली राजकीय यात्रा थी। जैसा कि स्पष्ट है कि पराग्वे दक्षिण अमेरिका का देश है। पराग्वे की राजधानी असंसुयन है। देश का सबसे बड़ा शहर है, जो कि असंसुयन खुद को पराग्वे नदी के दोनों ओर दो राजनीतिक क्षेत्रों, पश्चिमी और पूर्वी ओरिएंटल क्षेत्रों में विभाजित करता है। तो अगला है 2 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। योगांध्र कार्यक्रम का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है या एक साप्ताहिक कार्यक्रम। तो इसका ऑप्शन सही है। क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तूर आंध्र प्रदेश के निकट आयोजित योगांध्र 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम पुलिगुंडू ट्विन हिल्स के बीच आयोजित किया गया है, जहां 2000 से अधिक योग प्रेमी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल जो योगा डे था उसके 2025 के लिए आंध्र प्रदेश में महीने भर चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए एकत्र हुए हैं। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था उसका भारतीय संस्करण का आयोजन जो है आंध्र प्रदेश में ही किया गया था। उसी के तहत ये कार्यक्रम है लाया गया है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चयन करना है। उत्तराखंड के देहरादून में राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। दूसरा है, इस कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग ने उत्तराखंड सरकार के राज्य स्तरीय एवं परिवर्तन संस्थान सेतु आयोग के सहयोग से किया। तो इसके दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही है। यानी कि उत्तराखंड के देहरादून में 2 जून 2025 को राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग ने उत्तराखंड सरकार के राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान सेतु जो है वहाँ का उत्तराखंड का आयोग के सहयोग से किया था। यह क्षेत्रीय कार्यशाला राज्य परिवर्तन संस्थानों SIT के माध्यम से नीति आयोग और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संचित सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत आने वाली पहली कार्यशाला है। इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य सहायता मिशन की पहलों के अनुभव साझा करने और एक दूसरे से सीखने के लिए एक मंच प्रदान करना था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला है, भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम द्वारा किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय ओपन सी नौकायन मिशन स्वदेश निर्मित भारतीय सशस्त्र सेवा पोत त्रिवेणी में पूरा किया गया है। फिर इसमें दूसरा है, इसमें तीनों सेनाओं की कुल 15 महिला अधिकारियों ने भाग लिया। तो देखेंगे इसमें इसका ऑप्शन ए सही है। तीनों सेनाओं की महिला नौकायन अभियान टीम 4 जून 2025 को सेशल्स की 1800 समुद्री मील की अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आई है। 7 अप्रैल 2025 को आरंभ हुआ यह ऐतिहासिक अभियान भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम द्वारा किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय ओपन सी नौकायन मिशन है। स्वदेश में निर्मित भारतीय सशस्त्र सेवा पोत त्रिवेणी 56 फुट लंबी नौका पर सवार होकर के सेना, नौसेना और वायुसेना की 11 महिला अधिकारियों की टीम ने लगभग 2 महीने तक समुद्र की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यात्रा की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कौन सी नौका गई है, तो त्रिवेणी है और इसमें 11 महिलाओं ने भाग की है। पूरी यात्रा है 7 अप्रैल को आरंभ हुआ था। उसके बाद में अभी ये पूरे होने के 2 महीने तक समुद्र की चुनौती 2 महीने का कार्यक्रम था। 7 अप्रैल को पूरा किया गया था और 1800 समुद्री मील की यात्रा की है। 4 जून को खत्म हो गया है सेशल्स की राजधानी में और वापस लौट आया है। ये 11 महिला इसमें सदस्य शामिल थी और तीनों सेनाओं से हैं, यानी कि नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों से लेकर के 11 महिलाएं गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और नौका का नाम त्रिवेणी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेड़ मां के नाम 2.0 पहल के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 की अवधि में रखा गया है। तो कितने हैं, 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस बार। व्याख्या कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो संदेश के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम 2.0 पहल में भाग लेने का आग्रह किया। यह कार्यक्रम 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिशन लाइफ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास है। एक पेड़ मां के नाम 2.0 पहल का लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 की अवधि में कितने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। तो 5 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक देश एक मिशन बंद करे प्लास्टिक प्रदूषण के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो इसका जो सही है वो है सी, यानी कि दोनों सही है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 जून को नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक देश एक मिशन बंद करे प्लास्टिक प्रदूषण के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। 5 जून को प्रतिवर्ष जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसकी थीम भी इस तरीके की है। ये भारत में रखी गई एक देश एक मिशन बंद करे जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को ही खत्म करने पर यह ध्यान किया गया है। क्या है लॉन्च किया गया, जो बहुचरणीय फिजिकल रिपोर्टिंग से हट करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। फिर चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए इसका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चौथी विदेश मंत्री स्तरीय भारत मध्य एशिया संवाद की बैठक 6 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। यह 3 वर्षों बाद विदेश मंत्रियों के स्तर पर पहला संवाद था। भारत मध्य एशियाई देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को तेजी से आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया था। इसके मुख्य विषय क्या थे? क्षेत्रीय सुरक्षा व आतंकवाद विरोधी सहयोग, कनेक्टिविटी जैसे कि INSTC और चाबहार पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। INSTC जो G20 बैठक हुई थी उसके तहत इसका प्रस्ताव लिया गया था। भारत में जो G20 बैठक हुई थी, व्यापार और आर्थिक साझेदारी, डिजिटल और स्वास्थ्य सहयोग, कीमती खनिजों रेयर अर्थ मटेरियल जो है साझेदारी और खोज पहल, प्रारंभिक पहल शामिल है इसमें। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इसमें पहला, अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 यूरोप में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का जो विषय है तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना। इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों सही है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 का आयोजन 6 से 7 जून 2025 को पहली बार यूरोप में नीस जो फ्रांस में है वहाँ किया गया है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 को संबोधित किया है। यह सम्मेलन यूरोप में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना है। फिर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDR जो है आई है, ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड काम करती है। तो एवं फ्रांस सरकार के इसके आयोजक थे। CDRI एक बहुहितधारक वैश्विक गठबंधन है जिसकी शुरुआत भारत ने 2019 में की थी। इसमें अब तक 46 देश व 8 भागीदार संस्थाएं शामिल हैं। इस सम्मेलन में भारत शामिल विशेषज्ञ, मंत्री, संयुक्त राष्ट्र अधिकारी, तकनीकी विद्वान, परियोजना कार्यान्वयनकर्ता और वित्तीय संस्थाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पानगड़िया है, ये सही है। 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। श्री रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। डी, सभी तीनों सही है। राष्ट्रपति ने भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI के डिप्टी गवर्नर श्री टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जो डॉक्टर अरविंद पानगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि NEVA का उद्घाटन किया है। यह पहल कागज रहित विधायी कार्य प्रणाली को सक्षम बनाती है जो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% केंद्रीय सहायता के अंतर्गत वित्त पोषित है। तो ऑप्शन इसका सी सही, दोनों सही हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। यह पारदर्शी, कुशल और पर्यावरण अनुकूल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस उद्घाटन के साथ पुडुचेरी देश का 19वां विधानमंडल बन गया है जिसने NEVA प्लेटफॉर्म को अपनाया है। यह कार्यक्रम डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह पहल कागज रहित विधायी कार्यप्रणाली को सक्षम बनाती है जो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% केंद्रीय सहायता के अंतर्गत वित्त पोषित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दूरदर्शी लोगों का संगम वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान का सशक्तिकरण का भारत में तीसरी बार आयोजन किया जा रहा है। दूसरा है, यह सम्मेलन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, ग्लोबल यंग अकेडमी, इंडियन नेशनल यंग अकेडमी ऑफ साइंस और इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी
के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो बी जो है केवल दूसरा सही है, पहला नहीं है। क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ग्लोबल यंग अकेडमी ने इंडियन नेशनल यंग अकेडमी ऑफ साइंस और इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के सहयोग से 8 से 14 जून 2025 तक युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दूरदर्शी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दूरदर्शी लोगों का संगम वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान विज्ञान का सशक्तिकरण का आयोजन किया गया। भारत में पहली बार आयोजित सप्ताह भर चलने वाला यह कार्यक्रम वैश्विक चुनौतियों के लिए विज्ञान केंद्रित समाधानों पर सहयोग करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को एक साथ लाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस कार्यक्रम में 60 देशों के 135 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ साथ 65 राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिससे वास्तव में एक विविध और समावेशी मंच की स्थापना हो रही है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया गया? तो मंगोलिया है। और सी जो है ये सी सही हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में 14 से 28 जून 2025 के मध्य, तो कहाँ मंगोलिया में आयोजित किया गया? उलान बटोर में, और 14 से 28 जून के मध्य में किया गया है। यह अभ्यास विश्व भर के सैन्य बलों को परस्पर सहयोग करने, अपनी शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एकजुट करेगा। अभ्यास जो खान क्वेस्ट का पिछला संस्करण मंगोलिया में 27 जुलाई 9 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया था। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2003 में, तो पहली बार शुरुआत इसकी 2003 में की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में आरंभ हुआ था। इसके बाद 2006 से यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया और वर्तमान में इसका 22वां संस्करण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक साप्ताहिक अभियान है जिसका समापन गुजरात में हुआ है। दूसरा है इस अभियान की शुरुआत 29 मई को हुई थी, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्या है दूसरा? ऑप्शन बी मतलब दो, केवल ऑप्शन 2 सही है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के 15वें और आखिरी दिन गुजरात के बारडोली में किसान सम्मेलन को संबोधित किया है। तो बारडोली वाला आपको याद होगा 1928 में जो बारडोली वाला आंदोलन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, वहीं पर हुआ ये किया गया। इस देशव्यापी 15 दिवसीय अभियान की शुरुआत 29 मई को उड़ीसा से हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने विभिन्न राज्यों का दौरा कर किसानों से किसान चौपालों, सम्मेलन और पदयात्रियों के माध्यम से संवाद किया है। इस अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री ने उड़ीसा, जम्मू, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात का दौरा किया है। तो इसकी शुरुआत उड़ीसा से की गई थी और बारडोली गुजरात जो है वहाँ इसका समापन किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट नामक एक वैश्विक महत्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ऑप्शन इसका जो है सी सही, दोनों सही हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट नामक एक वैश्विक महत्व का कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। योग कनेक्ट एक अभियान है जो आध्यात्मिक ज्ञान, वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और सांस्कृतिक गौरव को एकजुट करता है। यह व्यक्तिगत परिवर्तन और ग्रहों के उपचार के लिए एक उपकरण के रूप में योग की स्थायी प्रासंगिकता की पुष्टि करता है। विदित है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। फिर प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा में साइप्रस गणराज्य, कनाडा के अतिरिक्त और किस देश में जा रहे हैं? अच्छा, 3 देशों की जो यात्रा की थी उसमें तीसरा देश पूछा, तो ऑप्शन इसका सी है, क्रोएशिया गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 जो बैठक हुई थी कनाडा में, ये जी खाली लिखा है, तो G7 जो बैठक कनाडा में हुई थी, केनिसिस्को करके कुछ जगह है कनाडा में, वहीं पर हुई थी। तो सम्मिलित होने के लिए साइप्रस गणराज्य, कनाडा और क्रोएशिया सहित 3 देशों की यात्रा संपन्न की। जैसे कि जानते हैं कि ग्रीस को पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यह प्राचीन यूनान जो है एशियन ग्रीक की भूमि है, जहाँ सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने जन्म लिया। ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी यहीं से 776 ईसा पूर्व में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? ये भी क्वेश्चन खैर आता नहीं, पीसीएस में तो नहीं आता है। ग्रीस दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है और इसकी सीमाएं भूमध्य सागर, एजियन सागर और आयोनियन सागर जो है से मिलती हैं। इसमें 6000 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें क्रेते, रोड्स, सेंटोरिनी प्रमुख है। क्रोएशिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक बाल्कन देश है। बाल्कन प्लान जो है भारत के लिए भी लाया गया था, उसको बाल्कनीकरण कहा जाता है। ये किसका प्रांत है? ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री में आता है। इसकी सीमा जो है हंगरी, स्लोवेनिया, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और एड्रियाटिक सागर से लगती है। इसकी राजधानी जाग्रेब है। क्रोएशिया के पास एक लंबा और
सुंदर समुद्री तट है जिसमें 1200 से अधिक द्वीप शामिल हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड से सम्मान अलंकृत किया गया? तो ऑप्शन बी जो है साइप्रस है ये। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलिडेस डोलिडेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड से अलंकृत किया गया है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अचल 8 जहाज़ों की श्रृंखला में बना 5वां पेट्रोल वेसल है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों इसके सही ऑप्शन है। क्या है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे 8 जहाज़ों की श्रृंखला में बना 5वां पेट्रोल वेसल अचल का 16 जून 2025 को गोवा में श्रीमती कविता हरबोला द्वारा तटरक्षक कमांडर अपर महानिदेशक अनिल कुमार हरबोला की उपस्थिति में औपचारिक रूप से जलावतरण किया गया है। सुरक्षा, निगरानी, नियंत्रण और पर्यावरण की अपनी प्राथमिक भूमिकाओं के साथ पोत अचल अब तटीय संपत्तियों और द्वीप क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए निर्मित है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। तो रिंडर पेस्ट को मवेशी प्लेग के नाम से जाना जाता था। भारत के भोपाल स्थित ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा श्रेणी ए के रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी गई। तो ऑप्शन इसका सी सही है, दोनों यानी कि सही ऑप्शन विकल्प है। भारत ने वैश्विक पशु स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जब भोपाल स्थित ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा श्रेणी ए के रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी गई है। यह घोषणा पेरिस में आयोजित WOAH के 92वें सत्र के दौरान की गई, जहां मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव और भारत की WOH प्रतिनिधि अलका उपाध्याय को WOH के महानिदेशक और अध्यक्ष द्वारा औपचारिक रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। रिंडर पेस्ट, जिसे कभी मवेशी प्लेग के नाम से भी जाना जाता था, वर्ष 2011 में इसके वैश्विक उन्मूलन से पहले इतिहास में सबसे विनाशकारी पशुधन रोगों में से एक था। तो रिंडर पेस्ट है जो पशुओं से रिलेटेड रोग है, इसको पशुओं का प्लेग कहा जाता था, सीधी बात यह है। फिर विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका सी सही है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून 2025 के अवसर पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। ये कजरी जो है कई बार पूछा गया है। नहीं, ये तो ICFRI है। वैसे जो केंद्रीय शुष्क शोध संस्थान वाला है वो कजरी वहीं पर है, जोधपुर में ही। इस कार्यक्रम का विषय था मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियाँ, जिसमें शुष्क एवं अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों में सतत भूमि प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मरुस्थलीकरण से निपटने और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने टिकाऊ कृषि पद्धतियों, समुदाय संचालित पहलों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण को महत्व पर जोर दिया है। फिर हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषाई डिवीजन के साथ समझौता किया है? तो ये ऑप्शन सी मिजोरम ने किया है। समावेशी डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डिजिटल इंडिया भाषाई डिवीजन और मिजोरम सरकार ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने और मिजो समुदाय को उनकी मूल भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन शासन में मूल भाषा की पहुंच को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित करने और डिजिटल समावेशन के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के मिजोरम सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सभी के लिए डिजिटल पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राज्य की भाषाई विरासत को संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक प्रमुख पहल है नई दिल्ली। फिर दूसरा है कि नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल के लिए कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिटी एक्सेलरेटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी दोनों सही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल के लिए कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिटी एक्सेलरेटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक प्रमुख पहल है। यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर योजना है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों में RTS को तेजी से अपनाना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ, विशाखापट्टनम, ऑप्शन जो डी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित किया है। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। फिर नेक्स्ट है इसी में यह मानव और संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को, एक पृथ्वी और एक योग वाला जो है वो जो थीम है योगा दिवस की पूछी जाती है, स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को रेखांकित करती है और सामूहिक कल्याण की वैश्विक दृष्टि को प्रतिध्वनित करती है। भारत के सर्वे संत निरामया के दर्शन में निहित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला इसमें है राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ संसद और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इन्होंने यह सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, केवल दूसरा सही है। लोकसभा अध्यक्ष ने किया था, राज्यसभा के सभापति ने नहीं किया था। तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला सोमवार 23 जून 2025 को मुंबई महाराष्ट्र में संसद और राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष संसद की प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। तो इसके 75 वर्ष हो गए हैं जो ये प्राक्कलन समिति है संसद की। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान भारत की संसद तथा राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के सभापति एवं सदस्य प्रशासन में दक्षता तथा मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए बजट प्राक्कलनों की प्रभावी निगरानी तथा समीक्षा में प्राक्कलन समिति की भूमिका पर विषय पर चर्चा की गई। फिर अगला श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किसने किया? तो मोदी जी ने किया था। कहाँ गया? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। कोई स्मारक भी जारी किया इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 24 जून 2025 को नई दिल्ली में के विज्ञान भवन में भारत के 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं की श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। यह ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वायकोम सत्याग्रह हुआ था। उसी के समय वायकोम सत्याग्रह धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान आदि विषयों पर केंद्रित था। यह श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दोनों द्वारा समर्थित सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के साझा दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। तो वायकोम सत्याग्रह जो 1924-25 के आसपास हुआ था केरल में, तो वही जो श्री नारायण गुरु है और महात्मा गांधी की जो उस समय वार्तालाप हुआ था 12 मार्च 1925 को हुआ था, उसी के आधार पर इसको मनाया गया है। फिर भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 417 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को स्वीकृति दी है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में इस नए EMC के साथ भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माताओं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनती है उसके निर्माताओं को देश में अपना संचालन स्थापित करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। अगला है समुद्री सुरक्षा पर हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कार्य समूह की बैठक IWG-MAR-SEC का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए, कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में किया गया है। तो भारतीय नौसेना ने 24 से 25 जून 2025 तक नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा पर हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 13 IONS सदस्य देशों के प्रतिनिधि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, भारत, केन्या, मोजाम्बिक, ओमान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड एकत्रित हुए थे। IONS संरचना के प्रमुख कार्य समूह में से एक के रूप में IWG-MAR-SEC संवाद, सहयोग और कार्यान्वयन योग्य परिणामों के लिए एक विशिष्ट मंच के रूप में कार्य करता है। वैसे हमने चीज़ देखा, जो इंग्लिश वर्ड है ना, उनको इंग्लिश में ही लिखा जाए तो ज़्यादा पढ़ने में आसानी रहती है, खास करके जो किसी शॉर्ट फॉर्म को दर्शाते हैं, ये चीज़ रहती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो MSME दिवस 2025 मई उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। तो दोनों सही हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 27 जून 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में MSME दिवस 2025 उद्यमी भारत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। तो 27 जून को MSME दिवस होता है, उसी के अवसर पर इसकी अध्यक्षता की गई है। इस कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी, राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार के साथ साथ
मंत्रालय और उनके उसके संगठनों के अधिकारी शामिल हुए हैं। एमएसएमई दिवस 2025 देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। यह अधिक लचीले, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न पहलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट है कि 30 जून को हूल दिवस किस विद्रोह के संस्मरण में मनाया जाता है। तो संथाल जो विद्रोह हुआ था, इसको महान हूल भी कहा जाता है। ये कब 1855-56 के आसपास मनाया गया जो हुआ था विद्रोह। तो ऑप्शन इसका सी सही है। हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। यह 1855 में संथाल जनजाति द्वारा अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ किए गए संथाल विद्रोह की याद दिलाने में मनाया जाता है। हूल का अर्थ होता है विद्रोहियों या क्रांति। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो मरमू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू ने किया था। ये 4 भाई थे, चारों ने मिलकर किया था, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। इन महानायकों ने आदिवासियों को एकजुट कर शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को भागलपुर, अब जो झारखंड में है, क्षेत्र में हुई थी। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से 2 साल पहले का एक बड़ा संग्राम था। फिर अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपसी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन में भारत शामिल नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए सही, क्योंकि भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देशों का सही संगठन है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपसी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए दिशा में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने विलिंगटन घोषणा के क्रियान्वयन में पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है। क्रॉस एम्बार्केशन मिशन क्वाड कोस्ट गार्ड सहयोग में एक अभूतपूर्व कदम है, जो एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी व नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त तत्परता, परिचालन, समन्वय और डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से जो जून महीने के करंट अफेयर्स थे वो हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट मई महीने के हम लोग देखते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक राष्ट्र एक मिशन, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करे राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान को किसने लॉन्च किया। तो ऑप्शन सी इसका है, भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें नामक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान 22 मई 2025 को लॉन्च किया गया है। यह पहल विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून से पहले तैयारियों के तहत की गई है। इस अभियान की घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर सभी से सतत जीवन शैली अपनाकर प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चयन करना है। बुजुर्गों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन 2 मई 2025 को किया गया है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन इसका 2 है, सी सही हो जाएगा। दोनों सही है, मतलब राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज यानी कि 2 मई 2025 राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए पहल बुजुर्गों का सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। फिर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल का शुभारंभ, वरिष्ठ नागरिक गृहों का वर्चुअल उद्घाटन, सहायक उपकरणों का वितरण और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा ब्रह्म कुमारी संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह के संबंध में सही है। तो इसमें पहला है, यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसका प्राकृतिक डीप ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है, जो इसे बड़े जहाज़ों के लिए उपयुक्त बनाता है। तीसरा है, यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। पहली चीज़ तो, तीसरा तो एकदम सीधे गलत है। बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये अरब सागर तट पर है, क्योंकि केरल में है ये। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिर्फ एक ही सही है, यानी कि 8800 करोड़ रुपए की लागत वाला विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह देश का पहला समर्पित कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो विकसित भारत के एकीकृत विजन के तहत हिस्से के रूप में भारत के समुद्री क्षेत्र में हो रही परिवर्तनकारी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। रणनीतिक महत्व वाले विझिंजम बंदरगाह को एक प्रमुख प्राथमिकता परियोजना के रूप में पहचाना गया है, जो वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने, दक्षता को बढ़ाने और कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने में योगदान कर देगा। लगभग 20 मीटर का गहरा प्राकृतिक डीप ड्राफ्ट और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक के पास इसका स्थान वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को और मजबूत करता है। यह अरब सागर में केरल तट पर स्थित है। तो इसमें कितना दिया गया है, 20 मीटर। इसमें भी गहराई दी गई, दूसरा वाला फिर गलत क्यों कर दिया। बंदरगाह का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि ट्रिपल-पी के तहत की डिजाइन, जो निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण डीबीएफओटी, जो ट्रिपल पी के कई मॉडल है, उसमें से एक मॉडल ये है।
डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर किया गया है। फिर हाल ही में किस देश ने के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने पद ग्रहण किया है? तो एंथनी एल्बानीज कहाँ के बनाए गए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के बनाए गए हैं। देश और संबंधित प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के किर स्टेमर हैं। उसके बाद कनाडा के मार्को कोनी है, इटली के जॉर्जिया मेलोनी है, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बानीज हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का आयोजन बिहार के 5 शहरों और दिल्ली में किया गया है। फिर खेलो इंडिया युवा खेलों में पहली बार ई स्पोर्ट्स को पदक स्पर्धा से के रूप में शामिल किया गया है। तो चयन सही कथन कौन है? केवल एक सही है। क्या है? यह बिहार द्वारा आयोजित पहला प्रमुख बहुविषय खेल आयोजन है। इन 27 पदक खेलों का आयोजन बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय तथा नई दिल्ली में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बिहार के साथ साथ नई दिल्ली में भी आयोजन किया गया है, पूछ सकता है। इस वर्ष के IYG में पहली बार कि एशियाई खेल सेपक टाकरा को पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया। तो ये पहली बार शामिल किया गया। नाम क्या है इसका? सेपक टाकरा नाम है। फिर जाएगा जबकि ई स्पोर्ट्स को एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो सेपक टाकरा और ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। फिर KIYG 2025 में 10,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनमें 6,000 से अधिक एथलीट शामिल हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में आज बिहार में खेलो इंडिया युवा खेलों के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। प्रतियोगिता में 27 पदक स्पर्धाएं और एक प्रदर्शन खेल शामिल होंगे। इसका समापन 15 मई को होगा। खेलो इंडिया युवा खेल खेलो इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है जिसे 14 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया है। खेलो इंडिया का उद्देश्य खेलों में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट नंबर का है, अभी और दिया है इसमें। इस कार्यक्रम ने भारत की खेल सफलता में बहुत योगदान दिया है। खेलो इंडिया के कई एथलीटों ने ओलंपिक और एशियाई खेलों सहित वैश्विक आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। तो बिहार 4 से 15 मई तक बिहार राज्य के 5 अलग अलग शहरों और दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन इसका ए सही है, दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 मई 2025 को नई दिल्ली में संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI जो पोर्टल है इसका शुभारंभ किया है। यह क्या? इस नए पोर्टल का उद्देश्य भारत के प्रवासी नागरिकों OCI कार्ड धारकों को एक सरल, आधुनिक और तकनीकी मुखी इंटरफेस प्रदान करना है। इस पोर्टल का निर्माण पिछले दशक की तकनीकी प्रगति और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह पोर्टल OCI services.go.in पर उपलब्ध है और इसमें ऑटोफिल सुविधा, डैशबोर्ड आधारित आवेदन प्रबंधन, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, दस्तावेज रेडी, इमेज क्रॉपिंग टूल्स आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो पहले जो OCI और NRI जो था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये इसको 2017 से जब प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था इनको मिलाकर के एक कर दिया गया। 2015 में आई थी इसमें रिलेटेड कानून आए थे। OCI और ये जो पीपल ओरिजिन ऑफ इंडिया PIO करके आता है, पीपल ओरिजिन ऑफ इंडिया, इन दोनों स्कीम को मिलाकर के OCI के नाम से शुरू कर दिया गया। पहले 2003 में जब प्रवासी भारतीय दिवस में मनाने की शुरुआत हुई है तो उस समय जो इन स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया था। उसका 2015 से 2016 में सरकार द्वारा नए नियम ला करके इसको इन दोनों को एक में कर दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड ये पोर्टल शुरू किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल स्पेस एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस ग्लेक्स 2025 का 12वां संस्करण नई दिल्ली में 7 से 9 मई 2025 तक आयोजित किया गया है। ग्लेक्स 2025 का विषय क्या था? तो एक पृथ्वी, एक भविष्य, एक ब्रह्मांड। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता पूछा जा सकता है। ग्लेक्स क्या है? ग्लोबल स्पेस एप्लीकेशन एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस जो है 2025 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। केवल 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में इसका 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो भारत ने 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025 के 12वें संस्करण का आयोजन किया है। यह 3 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन जिसका विषय क्या है? ये इंपॉर्टेंट होता थीम। इसका विषय है नई दुनिया तक पहुंचना। फिर अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार PMO, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री द्वारा किया जाएगा। सम्मेलन में 15 विषयगत क्षेत्रों को कवर करने वाले 10 समानांतर तकनीकी सत्र होंगे और 240 से अधिक इंटरैक्टिव प्रस्तुतियां निर्धारित की जाएंगी। आगे है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो ये डी ऑप्शन जो है अरुणाभ घोष किया गया है। मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में अरुणाभ घोष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा
दक्षिण एशिया के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि यह नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेले में आयोजित COP30 जो है जलवायु सम्मेलन में दक्षिण एशियाई आवाज़ को मजबूत कर सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत छठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है, जो HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की जाएगी। फिर दूसरा है, यह संयंत्र चेन्नई में स्थित होगा और इसकी डिजाइन आउटपुट क्षमता 50 मिलियन यूनिट प्रति माह होगी। तीसरा है, अप्लाइड मटेरियल्स और लैम रिसर्च जैसे प्रमुख उपकरण निर्माता अब भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। तो इसके ऑप्शन जो है बी सही है, केवल 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 मई भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक और सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है। देश में पहले से ही 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों के निर्माण के उन्नत चरण में है, तो 5 पहले से, छठी ये स्थापित की गई है। इस छठी इकाई के साथ भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने की दिशा में और प्रगति कर रहा है। यह स्वीकृत इकाई HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम है। हार्डवेयर विकसित करने और निर्माण करने का HCL का लंबा अनुभव रहा है। फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में एक वैश्विक प्रमुख कंपनी है। दोनों मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या यमुना YEIDA में जेवर अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के पास एक संयंत्र का स्थापित करेंगे। तो ये जेवर के आसपास स्थापित किया जा रहा है, जो छठी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई है। फिर इस संयंत्र को 20,000 करोड़ वेफर्स प्रति माह के अनुसार से डिजाइन किया गया है और इसकी डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति माह है। 270 शैक्षणिक संस्थानों और 270 स्टार्टअप्स में छात्र और उद्यमी नए उत्पादों के विकास के लिए विश्व स्तरीय नवीनतम डिजाइन तकनीकों पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इसी में इन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विकसित 20 उत्पादों को HCL मोहाली द्वारा टेप आउट यानी कि डिजाइन चरण, आवश्यक सत्यापन और मान्यता चरण को पूरा करने की प्रक्रिया किया गया है। आज स्वीकृत नई सेमीकंडक्टर इकाई पर अनुमानित निवेश जो है 3700 करोड़ रुपए है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा नामक 2 पहलों को इसके साथ मिलकर शुरू किया। तो विश्व बैंक जो है, इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ये काफ़ी चर्चा में रही थी जब आई थी पहल, मेंस में अभी भी रहेगी, हो सकता है, क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ सकता है इसका प्रो एंड कॉज। फिर यूपी एग्रीज खेती में तकनीकी सुधार लाने वाली योजना है। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लगभग 10 लाख किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों के तहत लगभग लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विश्व बैंक ने कितना 2737 करोड़ रुपए दे रहा है, जबकि यूपी सरकार 1166 करोड़ रुपए का योगदान कर रही है। तो यूपी एग्रीज योजना जो है, इसमें लगभग 3900 करोड़ रुपए की योजना है ये। उसमें से लगभग 2737 करोड़ विश्व बैंक देगा और 1166 करोड़ यूपी सरकार देगी। 10 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये शुरू की गई है और 28 जिले इसमें हैं, शामिल किए गए हैं। उसमें से बुंदेलखंड प्लस जो पूर्वांचल है, इनके 28 जिले शामिल किए गए हैं। बुंदेलखंड के कितने 7 हैं, बाकी पूर्वांचल के जिले हैं। और इस तरीके से 10 लाख किसानों को लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यूपी एग्रीज शुरू की गई है। इसी तरीके से AI प्रज्ञा जो पहल है, ये भी 10 लाख जो युवा हैं उनको स्वरोजगार या स्वावलंबन की दिशा में AI प्रशिक्षण, जो डिजिटल प्रशिक्षण है, उसको देने के लिए शुरू की गई है। तो AI प्रज्ञा योजना प्रदेश के युवाओं को, यानी कि 10 लाख तक को AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा जैसे डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षण देने के लिए है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, HCL आदि ग्लोबल तकनीकी कंपनियां भाग ले रही हैं। फिर हाल ही में चर्चा में रहा आकाश तीर क्या है, तो ऑप्शन ए इसका जो है, अच्छा विकल्प देख लेते हैं पहले। यह शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने की स्वचालित प्रणाली है। तो आकाश तीर जो है, यह शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने की स्वचालित प्रणाली है। यह पूर्णतः भारतीय स्वनिर्मित स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली, तो स्वदेशी नहीं है। क्या इसमें है कि आकाश तीर घातक हमलावर बल नहीं, चतुराईपूर्ण युद्ध कला से युक्त है। तो ये चतुराई कला, मतलब ये आज आधुनिक तकनीक के हिसाब से ये प्रणाली है। क्या यह प्रणाली सभी सक्रिय पक्षों नियंत्रण कक्ष, रडार और डिफेंस गन को सामान्य वास्तविक समय की हवाई तस्वीर प्रदान करती है, जिससे समन्वित वायु रक्षा संचालन संभव होता है। यह शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें मार गिराने की स्वचालित प्रणाली है। यह विभिन्न रडार प्रणालियों, सेंसर और संचार तकनीकों को एकल परिचालन ढांचे में समेकित करता है। आकाश तीर कई स्रोतों से डेटा एकत्र कर एवं संसाधित करता है और स्वचालित वास्तविक समय में मारक निर्णय लेने में सक्षम है। फिर आकाश तीर व्यापक C4S ISR कमान, नियंत्रण और संचार, कंप्यूटर बुद्धिमत्ता, सर्विलांस और टोही प्रणाली का हिस्सा है, जो अन्य प्रणालियों के साथ समन्वय रखते हुए काम करता है। फिर वाहन आधारित होने से यह प्रणाली
गतिमान रहती है और शत्रुतापूर्ण माहौल में इसे सुगमता से संचालित किया जा सकता है। नेक्स्ट है पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में ही किया गया। ये क्या है, भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारतीय मध्यस्थता संघ का शुभारंभ किया है और नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का संबोधन किया है। तो यह कार्यक्रम मध्यस्थता अधिनियम 2023 के महत्व पर प्रकाश डालता है। 2023 में जो मीडिएशन एक्ट आया था उसको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की भारत की मध्य जो सभ्यता का विरासत को पुनर्जीवित करना है। यह अधिनियम अदालत के बाहर समझौतों को बढ़ावा देता है और पूरे देश में मध्यस्थता के लिए एक संरचित प्रणाली का निर्माण करता है। यह गांव के विवादों को सुलझाने के लिए पंचायतों को कानूनी रूप से सशक्त बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यस्थता का विस्तार करने को प्रोत्साहित करता है। यह कदम सामाजिक सद्भाव का समर्थन करता है, जो राष्ट्रीय शक्ति और एकता की कुंजी है। नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन इसका डी है, जो छत्तीसगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ ले कि डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी है। यह सुविधा 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होगी और इसका लक्ष्य 150 मेगावाट तक बढ़ाना है। फिर केंद्र स्थायी संचालन के लिए हरित ऊर्जा को कुशल प्रौद्योगिकी का समर्थन करेगा। यह एआई, वित्तीय प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, रक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करेगा। बुनियादी ढांचा वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग और एनालिटिक्स के साथ के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आधारित सिस्टम का उपयोग करेगा। फिर हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र ड्रोन प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो ऑप्शन जो इसका है डी। कौन? इसने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया है, SDAL द्वारा। भारत के दुश्मन के ड्रोन, खासकर तौर पर ड्रोन झुंडों को नष्ट करने के लिए भार्गवास्त्र नामक एक नया कम लागत वाला हथियार विकसित किया गया है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर DRDO ही मैक्सिमम निर्माण करती है। अभी ये क्या नाम है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह मेक इन इंडिया मिशन का समर्थन करता है। 13 मई 2025 को उड़ीसा के गोपालपुर में सीबर्ड फायरिंग रेंज में 3 सफल परीक्षण किए गए हैं। सीबर्ड फायरिंग रेंज में किए गए भार्गवास्त्र 2020 मीटर से के क्षेत्र में कई ड्रोन को मारने के लिए बिना गाइडेड माइक्रो रॉकेट और सटीकता हमलों के लिए गाइडेड माइक्रो मिसाइल का उपयोग करता है। इसमें दुश्मन के ड्रोन को भ्रमित करने के लिए जैमर और स्पूफर भी लगाए गए हैं। फिर हाल ही में एनहांसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2000 किसने जारी की है? तो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। क्या है कि हाल ही में एनहेंसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के संयुक्त प्रयास से जारी की गई है। फिर यह रिपोर्ट भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समग्र विकास और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में वित्तीय सहायता, कौशल विकास, नवाचार को बढ़ावा देने और बाजार तक बेहतर पहुंच जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार की सिफारिश की गई है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन इसका एच सही है, सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत को किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष पद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा परंपरागत रूप से संभाला जाता है। तो जो सेकेंड मोस्ट हायर जज सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको दिया जाता है और वर्तमान में नियुक्त न्यायमूर्ति सूर्यकांत को इस परंपरा का निर्वहन किया गया है। फिर यह भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि नालसा संविधान के तहत न्याय में आर्थिक या सामाजिक बाधाओं को पार करने में मदद करता है। जो आर्टिकल 39A है उसके तहत नालसा की स्थापना की गई थी, 1978 में आई थिंक की गई थी। तो क्षेत्रफल जो 42वां संविधान संशोधन है उसके तहत 39A जोड़ा गया था, उसी के तहत नालसा एक्ट आया था, तो उसके तहत इसकी स्थापना की गई। फिर आगे देखेंगे, सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन जो सी ऑप्शन जो है ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया था। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2025 से लेकर के 9 अगस्त 2025 तक आयोजित होगी। सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा नामक सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, CRPF, BSF, SSB, ITBP, CISF तथा जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर सुरक्षा व्यवस्था लागू कर रहे हैं। इसमें लगभग 42,000 से 58,000 जवान तैनात किए जा रहे हैं, जो इस तीर्थ यात्रा के लिए अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा कवरेज है। तकनीकी सहायता के रूप में 4,000 CCTV कैमरे, RFID टैग, ड्रोन निगरानी, जैमर, बम डिस्पोजल टीमें और कैनाइन स्क्वाड जैसे आधुनिक उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे हैं। फिर 18वां गोल्डन डोम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह एक बहुस्तरीय मिसाइल प्रणाली है। दूसरा है, यह प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, इसे अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्या है? तो ऑप्शन इसका डी है, जो सभी सही है।
क्या यह एक बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष में तैनात उपग्रहों के माध्यम से बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का पता लगाना, ट्रैक करना और उन्हें रोकना शामिल है। यह प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन इसे पूरे अमेरिका की रक्षा के लिए और अंतरिक्ष तक विस्तारित किया गया है। मतलब सिर्फ एक शहर को नहीं ध्यान में रख करके पूरे अमेरिका के लिए सुरक्षित विकसित किया गया। इसमें हजारों अंतरिक्ष उपग्रह शामिल होंगे जो मिसाइल लॉन्च होते ही उसे ट्रैक करके स्पेस आधारित स्पेस इंटरसेप्टर्स जरिए रोकेंगे। इसे राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल 2029 तक के भीतर परिचालन में लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? तो ये नोएडा में बनेगा। ऑप्शन का डी सही है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क यानी कबाड़ से जंगल थीम्ड वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी और निजी कंपनी जेड टेक ने ट्रिपल बी मॉडल में 20 से 30 एकड़ क्षेत्र में नोएडा जंगल ट्रेल नामक प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह पार्क लगभग 500 टन स्क्रैप मेटल से तैयार लगभग 700 जीवन आकार की वाइल्ड लाइफ मूर्तियां जैसे शेर, हाथी, जिराफ, कंगारू, डायनासोर आदि में से भरा होगा। फिर अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। इसका क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने हाल ही में 22 मई 2025 को 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। यह उत्तर प्रदेश के कुल 19 स्टेशन शामिल है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों सही हैं। यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 22 मई 2025 को 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर से आयोजित किया गया था। ये स्टेशन देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं और इनमें लगभग 86 जिलों के स्टेशन शामिल किए गए हैं। इन स्टेशनों का पुनः विकास 1100 करोड़ से अधिक की लागत में किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कुल कितने 19 स्टेशन शामिल हैं। फिर हाल ही में चर्चा में रही PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो ऑप्शन इसका सी, चीन की है ये। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित में हाल ही में पूरी तरह से सुरक्षित चीन निर्मित PL-15 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बरामद की गई। इसका निर्माण चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। तो जो भारत और चीन के मध्य में हुआ था उसके मध्य ये पाई गई थी। फिर वह निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चयन करना है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में हुआ था। फिर दूसरा है, यह 20 से 22 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। तो दोनों सही हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में हुआ। इस सम्मेलन को वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एक्सीबिशन 2025 कहा गया और यह 20 से 22 मई 2025 तक रॉटरडैम आईहोम में आयोजित किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा समर्पित हाइड्रोजन कार्यक्रम था जिसमें 15,000 प्लस ग्लोबल उद्योग विशेषज्ञ ने भाग लिया। सम्मेलन का मकसद हाइड्रोजन डील्स और साझेदारियों को गति देना, तकनीकी नई खोजों को साझा करना और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की दिशा तय करना है। नीदरलैंड की सरकार, स्थानीय प्रशासन और पोर्ट अथॉरिटीज ने भी इसमें हिस्सेदारी निभाई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? तो डी ऑप्शन इसका सही, हल्द्वानी में किया गया है। उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन हाल ही में हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के वन अनुसंधान केंद्र ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से लगभग 2 एकड़ भूमि पर यह विशेष उद्यान बनाया है। इसमें 31 साइकैड प्रजातियां, जिनमें से 17 संकटग्रस्त हैं, संरक्षित की गई हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये डायनासोर काल से जीवित है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, शोध, शिक्षा और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह राज्य के वन अनुसंधान में एक बड़ा कदम माना जा रहा है जिससे दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। फिर चागोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन सी पहले देख लेते हैं। हाल ही में इसकी संप्रभुता ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंप दी है। हाँ, अभी ये हुआ है इस तरीके का हस्तांतरण। फिर यह हिंद महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन सी दोनों सही है। हाल ही में यूके ने तनावपूर्ण बहस और कानूनी अड़चनों के बाद चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित करने के ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 22 मई 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और मॉरिशस के प्रतिनिधियों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके तहत यूके चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप देगा, जबकि डिएगो गार्सिया पर संयुक्त यूके यूएस सैन्य अड्डे को 99 वर्ष के लीज छूट के साथ बरकरार रखेगा। इस समझौते में ब्रिटेन मॉरिशस को वार्षिक करीब $101 मिलियन का भुगतान करेगा। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तथा संयुक्त राष्ट्र की मांगों के बाद आया है जो चागोस को मॉरिशस का हिस्सा मानते थे। यह हिंद महासागर में स्थित है। जो चागोस द्वीप है हिंद महासागर में स्थित है और मॉरिशस के पास स्थित है। निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ नामक किताब लिखी गई? तो ये ऑप्शन जो है चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है, पूजा पुजारा।
द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर नामक पुस्तक वास्तव में पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी होने के नाते अपने निजी अनुभवों और जीवन की चुनौतियों को इस आत्मकथा में संजोया है। यह किताब मई 2025 में लॉन्च हुई और इसमें उन्होंने बताया कैसे उन्होंने एक क्रिकेटर के घर तथा खेल विशेषज्ञ जीवन को समझा, पौष्टिक आहार पर ध्यान दिया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता? तो लैंडो नॉरिस जो है, ऑप्शन डी सही है इसका। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो फार्मूला वन कैलेंडर की सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक रेसों में से एक है, का आयोजन 25 मई 2025 को हुआ था। इस प्रतिष्ठित रेस में ब्रिटिश ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया है। यह जीत उनके करियर की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक रही है, क्योंकि मोनाको का ट्रैक संकीर्ण, घुमावदार और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। नॉरिस ने इस रेस में पोल पोजीशन से शुरुआत की और पूरे रेस में लीड बनाए रखी, यह दर्शाते हुए कि उनकी तकनीक, फोकस और कार की स्पीड सभी स्तरों पर शानदार थी। चार्ल्स लेक्लर, जो मोनाको में स्थानीय निवासी हैं और फेरारी टीम से जुड़े हैं, रेस के दौरान दूसरे स्थान पर रहे हैं। फिर ऑस्कर पियास्त्री ने तीसरा स्थान हासिल किया है। लैंडो नॉरिस की यह जीत इतना नहीं पूछा जाता है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। फिर अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है। तो ऑप्शन की जो सी है दोनों सही हैं। भारत में हाल ही में जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो गौरव हासिल किया है। फिर 25 मई 2025 को नीति आयोग के प्रमुख BVR सुब्रमण्यम ने साझा किया कि IMF के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल GDP लगभग 4 ट्रिलियन US डॉलर के बराबर, जबकि जापान का जो GDP इसी सीमा के आसपास है। कहा गया है कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में भारत का GDP लगभग कितना 4.19 ट्रिलियन हो गया है, जिससे उसकी रैंकिंग जापान करीब इतनी 4.19 ट्रिलियन से ऊपर होती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने इस घोषणा को समय पूर्व बताते हुए कहा कि ये अनुमान है, लेकिन भारतीय सरकारी अधिकारियों और मीडिया द्वारा इस उपलब्धि को ठोस रूप से मान्यता दी गई है। तो मतलब भारत अभी ओवरऑल ये है कि जापान को पीछे छोड़ करके चौथे स्थान पर आ गया है। निम्न में से कौन रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई? तो ये कौन सी ऑप्शन ए जो है आइजोल बन गई है। हाल ही में मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की चौथी राजधानी बन गई है जो रेल संपर्क से जुड़ी है। इससे पहले निम्नलिखित 4 राजधानी शहरों से रेल संपर्क कौन कौन? गुवाहाटी असम की राजधानी, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की, अब आइजोल भी शामिल हो गए। तो 4 जो राज्य इनकी राजधानियाँ वहाँ वो ट्रेन पहुँच गई है, सीधी सीधी बात यह है। निम्न में से किस देश में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन इसका सी जो है मलेशिया में किया गया है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 27 मई 2025 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। यह बैठक आसियान के रोटेटिंग चेयर के रूप में मलेशिया द्वारा होस्ट की गई थी और इसका थीम थी क्या? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर, म्यांमार संकल्पना और अमेरिकी आयात शुल्क जैसे क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा केंद्रित रही है। यह आसियान का प्रमुख 2 दिवसीय नेतृत्व सम्मेलन था, जिसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और चीन के साथ मिलकर सामूहिक आर्थिक सहयोग पर 3 तरफ वार्ता भी शामिल थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। यह दिवस विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को आयोजित किया जाता है। वर्ष 2025 का विषय क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। तो ऑप्शन इसका सी सही है। 22 मई को प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस होता है। जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राजस्थान वन विभाग एवं राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर उदयपुर में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। वर्ष 2025 का विषय क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। फिर वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। UNCBD जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। भारत इस संधि का एक पक्ष है तथा इसने जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया है। UNGA ने वर्ष 2011 से 2020 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में नामित किया है, जिसका जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, इसने 2011 से 20 को जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के लिए एक रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से जून और मई के जो करंट अफेयर्स थे महत्वपूर्ण, इसको हमने टॉप MCQ के माध्यम से देखा है। बाकी अब
करेंट इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।